हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? मस्ती रहिए। चलिए, हम यहाँ पे एक नया चैप्टर लेकर आए हैं आपके लिए और नया टॉपिक लेकर आए हैं इनफैक्ट। ठीक है, ये टॉपिक जो है वो वेक्टर है। ये टॉपिक जो है वो क्या है? वेक्टर। तो हम यहाँ पे वेक्टर देखेंगे। वेक्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपके किसी भी तरीके के एग्ज़ाम हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ में कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। साथ में मैं बता दूं कि आगे आने वाले सारे चैप्टर में लगभग वेक्टर और स्केलर की बात हम करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर या फिर उसके नोटिफिकेशन का यूज़ करते ही, वेक्टर को का रिप्रेजेंटेशन जो है वो करते ही हैं। तो वेक्टर हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वेक्टर है क्या? ठीक, वेक्टर है क्या? वेक्टर को मैं देखिए कि मान लीजिए दो तरीके के आपको कहा जाए एडिशन करने के लिए। सिंपल इसको हम समझते हैं कि एक्चुअली वेक्टर अपने आप को किस तरह से डिफाइन करता है। ठीक है, तो तुम यहाँ से स्टार्ट करते हो स्कूल जाने के लिए, यहाँ जाते हो 6 किलोमीटर, फिर यहाँ से टर्न लेते हो, फिर यहाँ जाते हो 8 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पहुँच जाते हो। दिस इज़ योर होम, दिस इज़ योर स्कूल। ठीक है, काफ़ी लंबा डिस्टेंस है। ठीक है, आपसे कहा जाए कि चलो ठीक है, इसका वेक्टर एडिशन बताओ और इसका स्केलर एडिशन बताओ, उसकी वैल्यू बताओ क्या है। स्केलर एडिशन क्या है? स्केलर एडिशन सिंपल है। स्केलर एडिशन में क्या करते हैं, जो वैल्यू है वही उठा के आपने रख दिया। आपने कहा 14 किलोमीटर, दिस इज योर स्केलर एडिशन। जो वैल्यू दे रखा है अगर उसको आप एज इट इज जोड़ देते हो तो ये हमारा स्केलर एडिशन हो गया। जबकि वेक्टर एडिशन में क्या होता है? वेक्टर एडिशन में क्या करता है कि नहीं, हम इस पाथ को नहीं देखेंगे, हमें ये देखना है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट कहाँ पे है। मतलब जब तुमने स्टार्ट किया स्कूल जाना तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इनिशियल पोजीशन हमारी ये है और फाइनल ये है। तो ठीक है, तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। तो ये वैल्यू को हम कहते हैं, मान लो आर। इस वैल्यू को हमने कह दिया आर, और ये आर कैलकुलेट करनी है। आपने देखा ये एक ट्रायंगल बन गया और ये एंगल जो है 90 डिग्री है ना। ये एंगल जो है 90 डिग्री है। अब इसमें आपको दिख गया कि पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये वैल्यू हमें निकल जाएगा। आपने बिल्कुल सही सोचा, पाइथागोरस प्रमेय 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 64 + 36 का अंडर रूट, यानी कि 100 का अंडर रूट, यानी कि 10। ठीक है, तो आपने देखा ये वेक्टर एडिशन है और ये स्केलर एडिशन है ना। वेक्टर एडिशन में आप क्या कर रहे हो? इनिशियल और फाइनल पोजीशन को देख रहे हो, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट कहां से मूव करके कहां तक पहुंच रहा है। जबकि स्केलर एडिशन में आपने ये देखा कि पाथ क्या है, आपने ये देखा ना। वेक्टर एडिशन में आपने ये देखा कि इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, जबकि वेक्टर एडिशन में आपने देखा कि इसकी पाथ कौन सी फॉलो करते हुए जा रहा है। तो सारे पाथ में जो है वो सबको आपने ऐड कर दिया, तो आपने कहा दिस इज वेक्टर एडिशन, दिस इज स्केलर एडिशन, है ना। यानी कि अब इसको और बेटर समझते हैं। ठीक है, ये आप पूरे, ऐसा नहीं कि इसमें आप पूरा वेक्टर समझ गए। ठीक है, अब वेक्टर को और अच्छे से समझते हैं कि वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं और वेक्टर है क्या, है ना। देखिए, वेक्टर और स्केलर, पहले दोनों का डिफिनेशन देखिए। आपने कहा वेक्टर, चलिए यहीं पे स्केलर लिख लीजिए, चीज़ें बेटर समझ में आएगी आपको, है ना। वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी आपने यूनिट एंड मेजरमेंट में पढ़ रखा है ना। वही फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, जिसे हम बता सकें। ठीक है ना, 1 2 3 4 5, तो वो फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, जबकि स्केलर की अगर हम बात करें तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है,
केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, आप कहते हो कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो वेक्टर है, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। आपने ये कहा, ठीक है, तो पसीना पोंछ लिया जाए। अब यहां पे वेक्टर में एक चीज हम और ऐड करते हैं। ये डिफिनेशन तो आप अभी तक पढ़ते आ रहे हो, है ना, अभी तक ये डिफिनेशन तो पढ़ते आ रहे हो। एक चीज और यहां पे हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं कि वेक्टर एडिशन में, वेक्टर में ये जो है वो फॉलो करे लॉ ऑफ ट्रायंगल को। ठीक है, अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या हो गया। वेक्टर इज अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ एंड ऑल्सो फॉलो द लॉ ऑफ ट्रायंगल। सिंपल है ना। वेक्टर हैविंग द, वेक्टर किसे कहेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी, वेक्टर किसे कहेंगे, वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है और वो लॉ ऑफ ट्रायंगल को भी फॉलो कर रहा है। जबकि स्केलर को आपने क्या कहा था, स्केलर को आपने कहा कि वो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, केवल मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, तो वो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी, है ना, वो हो गया हमारा स्केलर क्वांटिटी। अब चलिए अब देखते हैं नोटिफिकेशन ऑफ वेक्टर। देखिए धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है ना, ऐसा नहीं कि एक साथ, और बिना कॉन्सेप्ट के आप कोई भी एग्ज़ाम ना क्लियर कर सकते हो ना एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हो, है ना। तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाने का, चलिए अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। पहला, वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ठीक है, आपने देख रखा होगा एक एरो से, मान लो ए है तो ए के ऊपर ए इस तरीके से दिखा हुआ होता है, तो ये क्या है हमारा, ये कह रहे हैं कि एरो से अगर आप दिखाते हो वो वेक्टर है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, लेंथ ऑफ एरो डिफाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मतलब ये तो ये लेंथ क्या है इसकी, मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये छोटा वेक्टर है, ये इससे बड़ा वेक्टर है, और ये जो है इससे बड़ा वेक्टर है ना। थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, थर्ड पॉइंट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एरो रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब जो डायरेक्शन एरो का है वह डायरेक्शन वेक्टर का है। वेक्टर में आपने कहा था ना कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं। ठीक है, वेक्टर में आपने कहा था कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो उसकी लेंथ है एरो की वो क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड है। जिस डायरेक्शन में एरो है वही डायरेक्शन है वेक्टर का, जिस डायरेक्शन में एरो है वही डायरेक्शन है वेक्टर का, है ना। अब एक चीज़ और है, एक चीज़ और देखते हैं यहाँ पे, वो क्या है कि फोर्थ पॉइंट लिखिए, फोर्थ पॉइंट में देखिए,
इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एरो गिव्स द टेल एंड हेड ऑफ वेक्टर। ठीक है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट जहां से स्टार्ट हुआ और जो फाइनल पॉइंट है, दिस इज टेल, दिस इज हेड, दिस इज टेल, दिस इज हेड। तो इनिशियल पॉइंट टेल बताता है और फाइनल पॉइंट जो है वो हेड बताता है वेक्टर का। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, अगर इन्हीं चारों टर्म को आपको शॉर्ट में लिखना हो, मान लो को जो आपने 4 पॉइंट पढ़े, उन 4 पॉइंट का निचोड़ क्या है, ठीक है, 4 पॉइंट का निचोड़ क्या है, तो वो देखिए। आपने कहा पहला पॉइंट एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, वेक्टर को, तो एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दिया। इसकी जो लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या है, टेल है, और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, हेड है। ठीक है, इसका जो इनिशियल पॉइंट है वो टेल है और इसका जो फाइनल पॉइंट है वो क्या है, हेड है। और जो डायरेक्शन है एरो का, वही डायरेक्शन किसका है, वेक्टर का। तो ये चारों पॉइंट इसमें कवर हो गए, चारों पॉइंट आपने कवर कर लिया ना। आपने कहा कि फर्स्ट पॉइंट जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर को, ठीक है, जो उसका लेंथ है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर को, जो वेक्टर का डायरेक्शन है वो, जो एरो का डायरेक्शन है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के डायरेक्शन को, और जो उसके इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, उसके टेल को, किसके टेल को, वेक्टर के टेल को और वेक्टर के हेड को। ठीक है, चलिए थोड़ा पसीना पोंछा जाए। हाँ, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर के टाइप्स की बात कर लेते हैं, कितने तरीके के वेक्टर होते हैं। तो पहला बात करते हैं अपन यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, यूनिट वेक्टर, द वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, मतलब यूनिट, उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है तो उसे हम कहेंगे यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, यूनिट वेक्टर को आप कैप से लिखते हो। मान लीजिए ए कैप, यहाँ पे ए वेक्टर है और उसका ए का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ए वेक्टर है और ए वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा क्या दे रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अब यूनिट वेक्टर का यूज जो है, यूनिट वेक्टर का जो यूज है मेनली होता है क्या, उसके वेक्टर के डायरेक्शन को बताने में। ठीक है, द मेन यूज ऑफ यूनिट वेक्टर इज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन, वेक्टर का। किसका डायरेक्शन, वेक्टर का। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड, मेनली यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये बात याद रखिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टाइप की। क्या पढ़ रहे हैं अपन, टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं। दूसरा जो है हमारा है वो क्या है, जीरो और नल वेक्टर। जीरो और नल वेक्टर, तो यहाँ पे आप इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, जीरो वेक्टर, ये आप तो देख ही रहे हो। जीरो वेक्टर मतलब वैसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो है। वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो जीरो के बराबर है, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे क्या, उसे हम कहेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। क्या कहेंगे भाई, कहेंगे जीरो वेक्टर या फिर नल वेक्टर। ठीक है, तो हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अगर जीरो मैग्नीट्यूड है तो वो हो गया हमारा जीरो वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड लिखिए, इक्वल वेक्टर।
थर्ड टाइप में हम देखते हैं, थर्ड जो है हमारा इक्वल वेक्टर की बात करता है। ठीक है, इक्वल वेक्टर की बात करते हैं। तो इक्वल वेक्टर किसे कहेंगे? इक्वल वेक्टर उसे कहेंगे जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्शन सेम हो। वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। मान लीजिए दो वेक्टर हैं, यह हमारा वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए इक्वल्स टू वेक्टर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है वो हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट यहीं नीचे करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा वो हम कहते हैं फोर्थ पैरेलल वेक्टर। ठीक है, पैरेलल वेक्टर। तो जो पैरेलल लाइंस हैं वो तो आप जानते ही हो, ये दोनों लाइन जो जाके इन्फिनिटी पे मिले, है ना, तो वही वेक्टर जो जाके इन्फिनिटी पे मिले, ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो दीज आर द पैरेलल वेक्टर, है ना, दीज आर द पैरेलल वेक्टर। अब आती है, अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट एक नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे, नेगेटिव वेक्टर की बात करेंगे कि नेगेटिव वेक्टर क्या है। चलिए लिखिए नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर से क्या समझ रहे हैं आप? यानी कि उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, फिफ्थ नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब नेगेटिव वेक्टर क्या है? नेगेटिव वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है, मतलब दो वेक्टर को अगर आपस में कंपेयर करो तो उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अभी आपने क्या देखा था? अभी आपने देखा था इक्वल वेक्टर, है ना, हमने बात करी थी इक्वल वेक्टर की, तो हमने कहा था उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर। अब हम बात कर रहे हैं नेगेटिव वेक्टर की, तो नेगेटिव वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पे लिखिए सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो यानी कि अगर ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर का लेंथ क्या बताता है? उसके मैग्नीट्यूड को, तो मैंने कोशिश किया कि ये सेम हो। ठीक है, तो इसे आप लिखोगे वेक्टर ए इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी, दिस इज योर नेगेटिव वेक्टर, दिस इज योर नेगेटिव वेक्टर। आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो आपने कह दिया कि ये वेक्टर जो है वो नेगेटिव है, आपने डायरेक्शन उल्टा कर दिया तो आपने कहा ये वेक्टर जो है वो नेगेटिव है ना। अगर मान लो ए का डायरेक्शन ये है तो माइनस ए का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है, बी का डायरेक्शन अगर ये है तो अगर ई डायरेक्शन में आपने बी कर दिया तो ये प्लस बी डायरेक्शन हो जाएगा इसका। बात समझ गए? अपोजिट डायरेक्शन जो वैल्यू है वो हमारा चेंज हो जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का मतलब तो समझ गए ना आप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, चलिए पॉइंट 6 लिखिए। पॉइंट 6 लिखिए, कॉनकरेंट वेक्टर। कॉनकरेंट वेक्टर कौन से हैं? जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी वेक्टर है। ठीक है, जिनका कॉनकरेंट वेक्टर वो हैं जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम है। ठीक है, वो हो गया हमारा कौन सा? कॉनकरेंट वेक्टर। अब बात करते हैं 7th नंबर, बात करते हैं कोप्लेनर वेक्टर की बात करते हैं। जैसा कि इसका नाम है कोप्लेनर, यानी कि एक ही प्लेन में होना चाहिए। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे कोप्लेनर वेक्टर। तो प्लेन आपको पता है, आप
इस तरीके से डिफाइन करते हैं, दिस इज x, दिस इज y और ये z। तो अगर हम x और y की बात करें तो एक प्लेन हो गया, y और z की बात करें तो दूसरा प्लेन हो गया, z और x की बात करें तो तीसरा प्लेन हो गया ना, 3 प्लेन हो गए। अब किसी एक प्लेन में मान लो कि आपका वेक्टर है, वेक्टर ये ठीक है, ये दोनों वेक्टर a और वेक्टर b की बात अगर कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन सेम ही होना चाहिए, ये और या फिर ऐसा नहीं कि ये पैरेलल होने चाहिए, मैंने ऐसा बना दिया तो आपको पैरेलल सा लग रहा होगा, डायरेक्शन सेम। कोप्लेनर वेक्टर मतलब एक प्लेन में होने चाहिए, बाकी वो और अलग भी हो सकते हैं। मान लो कि वो इस तरीके के वेक्टर हों, ये दूसरे प्लेन की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके के हों, ये हमारा a, ये हमारा b, ठीक है। या हो सकता है कि इसमें ये किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हो, a वेक्टर और b वेक्टर, समझ रहे हो। इस प्लेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनमें जो 2 वेक्टर हैं ये आपस में कोप्लेनर वेक्टर हैं। मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेन बाय प्लेन की बात कर रहा हूं। अगर XY प्लेन में बात कर रहे हो तो a और b जो है आपस में पैरेलल वेक्टर हैं। अगर आप y और z की बात कर रहे हो तो a और b जो है वो पैरेलल वेक्टर हैं। इस प्लेन में बात करें तो a और b पैरेलल वेक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम करते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर की बात। कौन से वेक्टर? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या हुआ? ऑर्थोगोनल का मतलब ये हुआ, कौन सा पॉइंट हो गया था, 7, 8। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री। ऑर्थोगोनल मतलब मान लो 2 वेक्टर हैं और आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ये है, वेक्टर बी है, आपस में एक दूसरे से 90 डिग्री ये बना रहे हैं, तो ये क्या हो गया हमारा ऑर्थोगोनल। ये ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है ये, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट होने चाहिए, ये 90 डिग्री बस होना चाहिए। ये अगर 90 है तो ये भी ऑर्थोगोनल है। मतलब 2 वेक्टर आपस में अगर 90 डिग्री बना रहे हैं तो वो दोनों क्या हो गए? ऑर्थोगोनल वेक्टर हो गए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक्स। यहाँ पे हमने बेसिक पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, जो रूल्स हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। बेसिक्स आप पढ़िए, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। ओके, थैंक यू।